हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी 67th मेंस के लिए हम देखेंगे सांख्यिकी वाला जो पोर्शन है। इसमें फ़िलहाल पिछले साल के ही पेपर हैं, इनका पूरा सॉल्यूशन है। स्टेप और उसका उत्तर दोनों का बारीकी से ध्यान रखा गया है। ऐसा माना भी जाता है कि स्टेप अगर गलत है तो उत्तर कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, अगर स्टेप आपका कहीं से भी थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाए तो उसका नंबर भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वाली श्रृंखलाएँ हैं, इसमें करेंगे लगभग पिछले 10 साल का पेपर हम सॉल्व करवाएंगे। और अब समय भी ज़्यादा नहीं है, तो हमें लगता है कि ये प्रीवियस ईयर पेपर ही सही रहेंगे, उन्हीं को करवा लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है निम्न रैखिक ग्राफ दो कंपनियां एक्स और वाई हैं। 1996-2001 के दौरान अर्जित किए गए प्रतिशत लाभ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ग्राफ का अध्ययन करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, 66 एग्जाम का है ये पेपर। प्रतिशत लाभ हानि का ये फार्मूला होता है, आपको ये भी पता है। ठीक है, ये ग्राफ दे दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न जैसे पहला प्रश्न है कि यदि 1997 में वाई कंपनी का व्यय 220 करोड़ था तो 1997 में उसकी आय कितनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें वाई कंपनी कौन सी है? वाई कंपनी आपकी है ये वाली। ठीक है, और यक्स है ये वाली। ठीक है, अब नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी, एक्स है ये वाली, वाई है ये वाली। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एक्स, इसमें वाई की बात करें 220 करोड़। अब इसमें हम देखेंगे सवाल जो इसका सोल्यूशन है कुछ ऐसा है। 1997 में वाई का लाभ प्रतिशत था 35%। ठीक है, ऊपर आप ग्राफ में देख लेंगे। 1997 में ही एक्स का जो व्यय था, एक्स नहीं यहाँ पे वाई रहेगा। ठीक है, वाई का व्यय कितना था? 220 करोड़, प्रश्न में ही दिया गया है। तो वाई की आय कितनी है? तो हम क्या करेंगे, अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 220 प्लस 220, ठीक है, इंटू 35/100, ऐसे भी कर सकते हैं। ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसका जो व्यय रहा है वो आप यहाँ कर लेंगे और 35% ये अपन 100 कर देंगे, तो कट पिट के ये 77 करोड़ आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 220 करोड़ प्लस 77, ये जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 297 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर रही है 97 में, तो 97 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात कितना होगा? अब इसमें देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको जब देखेंगे, सबसे पहले तो माना कंपनी की आय थी 1997 में X%, प्रत्येक कंपनी की आय ग्राफ में दिया गया है। वाई का लाभ प्रतिशत है 45% और वाई एक्स का लाभ प्रतिशत 45% और वाई का लाभ प्रतिशत है 35%। ठीक है, अब 1997 में 1997 में एक्स का व्यय कितना होगा? x/145, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, और वाई का भी ऐसे ही कर देंगे, x/135 इंटू 100 कर देंगे। व्यय का अनुपात जब निकालना होगा तो हम x/145 इंटू 100 रेशियो x/135 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 100, ये 100 दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो 135 अपॉन बटे 145 आ जाएगा, 135/145। तो इसको जब कट पिट कर देंगे तो आ जाएगा 27/29। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जो अगला प्रश्न है इसका, दोनों कंपनियों एक्स और वाई का 2000 में, सन 2000 में आय का अनुपात 3:4 था रहा हो, तो 2000 में उनके व्यय का अनुपात क्या है, क्या था? तो अब ये तीसरा प्रश्न देखेंगे। अब तीसरा प्रश्न अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है एक्स और वाई का 2000 में आय का अनुपात रहा है 3:4 का। ठीक है, 2000 में एक्स की इनकम क्या रही है? तो भैया 3x रही होगी, और वाई की इनकम रही होगी 4x, है ना। अब ग्राफ में देखेंगे अगर, तो ग्राफ से हमको पता चलेगा 2000 में एक्स का लाभ प्रतिशत था 65, ठीक है, 65%, और 2000 में वाई का लाभ प्रतिशत है 50%। ठीक है, फिर व्यय का अनुपात क्या होगा? व्यय तो ये है ना 3x और 4x, तो ऐसे कर लेंगे 3x इंटू 100/165 रेशियो करेंगे 4x/150 इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 100 तो कट जाएंगे, अब यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे 3x/165 और 150/4x कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काटना पड़ेगा, तो x को हम कॉमन कर देंगे, 3/165 इंटू 150/4 कर देंगे। ठीक है, तो ये रेशियो कुछ इस तरीके से 3/11 रेशियो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। अब 3/11 और अनुपातिक 2/5,
को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कैसे करेंगे, 3/11 गुड़े 5/2, क्योंकि वहाँ रेशियो था, यहाँ पे गुना कर रहे हैं, तो गुना में क्या होगा, घातें बदल जाएंगे, ठीक है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर गया, नीचे 2 आ गया, 5/2 हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/22 आ जाएगा, तो रेशियो हो गया 15:22 का, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, 1996 में एक्स और वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था। 1996 में दोनों कंपनियों की कुल आय 1996 में 342 करोड़ थी, तो 1996 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, ठीक है, ये प्रश्न है आपका। तो हम इसमें चलेंगे चौथा वाला सवाल। चौथे वाले सवाल में देखेंगे, मान लेते हैं कि 1996 में प्रत्येक कंपनी का व्यय रहा है एक्स रुपये, ठीक है। 1996 ग्राफ में देखेंगे तो एक्स का लाभ प्रतिशत है 1996 में 40 और वाई का लाभ है 45%, ठीक है, 45%। प्रश्न में देखेंगे 1996 में दोनों कंपनियों का कुल व्यय जो रहा है वो 342 करोड़ रुपया रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब प्रश्न में जब बता दिया गया है तो भाई लाभ भी है 40 और 45 का, तो 140 एक्स बटे 100 प्लस 145 एक्स बटा 100 बराबर है 342 करोड़ के, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप निकाले होंगे, जैसे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या है, यहाँ पे जो नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ठीक है, ऐसे हिंदी में ही समझिए, ठीक है, ज़्यादा अंग्रेजी में नहीं चलेंगे। तो अब नीचे जब दोनों कॉमन हैं तो एक हम इसी में से ले लेंगे, तो 100 को हमने कॉमन कर दिया, 100 वन जा 100, फिर 140 गुणे 1 और फिर 145 गुणे 1 कर देंगे, तो 140 एक्स प्लस 145 एक्स बटे 100 बराबर है 342 करोड़ के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इन दोनों को तो हम प्लस कर लेंगे, यहाँ पे हमने प्लस कर लिया और इसका इसका मल्टीप्लाई 100 गुणे 342 कर देंगे, ठीक है। अब कैसे होगा, फिर यहाँ पे हम जब आएंगे तो 140 प्लस 145 कितना हो जाएगा, 285, ठीक है, 285 बराबर है 342 गुणे 100 करोड़ के, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, एक्स को कॉमन लेके फिर 285 को नीचे रखेंगे, ऊपर होगा 342 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 120 करोड़ रुपया। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, उसमें और भी बातें हैं ना, जैसे कि 1996 में दो कंपनी का व्यय रहा है 120 करोड़ रुपया, ठीक है, 120 करोड़ रुपया रहा है एक, हाँ ठीक है, ये वाला सवाल भी चल रहा है, ठीक है। तो 120 करोड़ रुपया रहा है, तो एक्स का जो लाभ प्रतिशत है 120 का 40% है, तो 120 का 40% जब निकालेंगे ना 48 करोड़ रुपया आएगा, और जब वाई का लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो वो भी 120 का 45%, मतलब ये आएगा 54 करोड़। अब हम 48 और 54 को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों कंपनियों का लाभ एक्स प्लस वाई का लाभ, तो 48 प्लस 54 कर देंगे तो ये आ जाएगा 102 करोड़ रुपया, और ये आपका उत्तर सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इसमें का अंतिम प्रश्न होगा। 1998 में एक्स कंपनी का व्यय 200 करोड़ रुपया था। एक्स कंपनी क्या 1998 में इनकम रही 2001 में किए गए व्यय के बराबर थी, ठीक है। तो 2001 में एक्स कंपनी की इनकम याद करनी है हमें, तो चलिए अब इसका वाला सवाल देख लेते हैं, और ये 5वां सवाल है। एक्स का 98 में व्यय कितना रहा, देखिए प्रश्न में ही बताया गया है 200 करोड़। इसी तरीके से आप लिखेंगे अभी प्रश्न, फिर लिखेंगे ग्राफ, ऐसे करके देंगे। तो एक्स का 98 में व्यय रहा 200 करोड़ रुपये, ठीक है। ग्राफ में देखेंगे 98 में एक्स का लाभ प्रतिशत है 55%। 98 में एक्स की इनकम क्या होगी, तो भैया इनकम जब निकालनी होगी ना तो 55% जो लाभ है और जो व्यय है इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 200 गुणे 55 बटे 100 कर देंगे, तो 200 गुणे 55 बटे जो जब 100 करेंगे ना वो आ जाएगा 110 के बराबर। 110 में 200 करोड़ का व्यय भी जोड़ा जाएगा, ठीक है, जब उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये टोटल 310 करोड़ रुपया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकम है वो, ठीक है, ये तो लाभ था, अब इनकम हो गई जब हम व्यय और लाभ को जोड़ दिए, ठीक है। अब हम प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न क्या कह रहा कि एक्स कंपनी की 98 में इनकम जो है वो 2001 में व्यय के बराबर थी। 2001 में व्यय कितना हुआ, तो ये हुआ 310 करोड़ रुपया, ठीक है, ध्यान रखना। तो रैखिक ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2001 में एक्स का जो लाभ प्रतिशत था वो 50% है, ठीक। 2001 में एक्स कंपनी की इनकम क्या हो जाएगी, तो इनकम की बात जब करेंगे वो 310 में निकालेंगे, तो 310 का 50% निकाला जाएगा, यह आ जाएगा 155 करोड़ रुपया। अब इसी 155 करोड़ को 310 से प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 465 करोड़ रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो 66 का था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ये सवाल भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलेंगे अगले वाले पे, 66 का ये भी है। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ये सब, है ना, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। प्रश्न है, पहली सारणी एमबीए कक्षा के उन विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है जिन्होंने वित्त, मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किए। दूसरी सारणी उन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी प्रदर्शित करती है। तीसरी सारणी सारणी क्या है, प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए पहली सारणी, दूसरी सारणी है,
फिर तीसरी सारणी भी इसमें है। सवाल आपके पास पेपर होगा तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। तो इसका प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है भाई? पहला प्रश्न है 5 वर्षों के दौरान वित्त और मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना था? ठीक है, पहला प्रश्न है। तो प्रश्न चलेंगे, तो इसका देखेंगे सोल्यूशन क्या है। इसका हल ये है, तीसरी सारणी में दिया गया है 1992 में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या रही है 900 की, ठीक है। 93 में कितने रहे हैं? 650 रहे हैं। 94 में रहे हैं 1100 भैया। 95 में 1200। 96 में 1000 रहे हैं, ठीक है। अब पहली सारणी से बात करेंगे, तो पहली सारणी से देखेंगे वित्त क्षेत्र में 92, 93, 94, 95, 96 में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का जो प्रतिशत रहा है वो कितना रहा है? तो 22 है, 17 है, 23 है, 19 है, 32 है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान हो गई। अब चलेंगे वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कैसे हैं। तो 900 का 22% प्लस 650 का 17% प्लस 1100 का 23%, फिर प्लस करके 1200 का 19% और प्लस 1000 का 32%। जब ऐसे प्रतिशत करके निकालेंगे ना तो ये इनका जब प्लस कर देंगे 1109.50 आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें चलेंगे तो हम देखेंगे आगे पहली सारणी से बात करेंगे तो 92, 93, 94, 95 और 96 में मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार जो प्राप्त किए हैं कितने प्रतिशत है? देखिए ये 36 है, 48 है, 43 है, 37 है और 32 भी है, ठीक है। मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार मिला तो 900 का 36% प्लस 650 का 48%, फिर 1100 का 43% प्लस है 1200 का 37% और 1000 का 32% है। जब इसको जो प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1873, 1873। अब अभिष्ट अंतर कैसे ज्ञात करेंगे भाई? देखो 1190 और 1873 ये इनको माइनस करेंगे। 1873 माइनस 1100 9.5, ठीक है। ये आ जाएगा 763.5, ठीक है। इसको हम अगर राउंड कर दें, राउंड में देखेंगे मतलब ओवरऑल देख लेंगे तो ये 764 आ जाएगा। नहीं तो अगर ये उत्तर है तो ये उत्तर भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देख लें भाई। दूसरा सवाल है 1992 से 96 तक वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, तो दूसरा सवाल है ये। अब दूसरे सवाल को देखेंगे, देखिए इतना बड़ा सवाल लगेगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा क्योंकि नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सारणी 2 में दिया गया है 1992 में वित्त क्षेत्र में औसत आय रही है 5450 करोड़, 5450 रुपया, ठीक है, औसत आय है। 96 में क्या रही है? 9810 रुपया रही है। फिर 92 से 96 में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 92 से 96 के बीच में देखेंगे तो 1996 माइनस 1992 मतलब 9810 माइनस 5450, ये आ जाएगा 4360 रुपया। अभीष्ट वृद्धि देखेंगे तो कितनी आएगी, क्योंकि बात हुई किस पे है। देखिए बात प्रश्न में हम अगर देख लेंगे, ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। और इसमें 92 से 96 में वृद्धि की बात हो रही है ना, तो इसमें हम देख लेते हैं। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसमें अभीष्ट जो वृद्धि होगी वो ये माइनस वाला जो आया ना, माइनस करके इसको हम लिखेंगे 4360 बटे 5450 गुणे 100 कर देंगे तो यह आ जाएगा 80% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे सारणी, पहले प्रश्न देख लें, सवाल तो बाद में देख लेंगे। पहले प्रश्न क्या है? प्रश्न है सॉफ्टवेयर क्षेत्र की शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए तीसरे वाले देख लेते भैया, तीसरा वाला सवाल क्या है, ठीक है। एक मिनट, तीसरा सवाल कहाँ गया तीसरा वाला? ये है सारणी 2 में देखना हमको। 1992 में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में औसत मासिक आय रही है 5290 रुपया, ठीक है। 93 में रही 6440, 94 में 7050, 95 में 7760 और 96 में रही है 8640, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे 93 में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 94 में, 95 में, 96 में, ऐसे प्रतिशत वृद्धि को देख लेंगे। तो हम 93 में देखेंगे प्रतिशत वृद्धि तो 6440 ऋण, ऋण मतलब माइनस, ठीक है। 5290 गुणे 100 बटा 5290 कर देंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना 21.74% आ जाएगा। 94 में क्या करेंगे 7050 गुणे माइनस माइनस 6440 बटे 6440 गुणे 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 9.74% आ जाएगा। फिर 95 में क्या करेंगे, 95 में 7760 ऋण या माइनस 7050 बटे 7050 गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा 10.07%। 96 में भी ऐसे कर लेंगे, 8640 ऋण 7760 बटे 7760 गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा 11.34% के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभीष्ट औसत वृद्धि, क्योंकि 4 साल का वृद्धि है देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यही सारे प्रतिशत को हम लिख देंगे और नीचे हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस ये आ जाएगा, इसका सही उत्तर जो आएगा वो आ जाएगा 13.15% के, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये है चौथा नहीं 5वां प्रश्न मेरे ख्याल से, एक मिनट चौथा छूट गया हमसे, ठीक है। चलिए चौथे का हम सोल्यूशन जो है ना अगली बार में देख लेंगे। इसमें देख लें
प्रश्न पहले देखें क्या है। 1994 में वित्त क्षेत्र और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय का अंतर हमको बताना है। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए। तो सवाल है, हाँ ठीक है, वित्त सॉफ्टवेयर पांचवा वाला ही है, चौथा वाले का सोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हल नहीं किए हैं, ये गलती होगी थोड़ी सी हमसे, है ना। दूसरी सारणी की बात करें तो यहाँ पे 1994 में वित्त सॉफ्टवेयर क्षेत्र की औसत मासिक आय रही है 7550 और 7050। पहली सारणी में चलेंगे तो 1994 में वित्त सॉफ्टवेयर क्षेत्र में विद्यार्थियों का प्रतिशत रहा 23 और 21। अब तीसरी सारणी में देखेंगे 1994 में सफल हुए विद्यार्थी कुल रहे हैं 1100। अंत में अतः 1994 में वित्त क्षेत्र में विद्यार्थियों की कुल वार्षिक आय कितनी होगी। तो कुल वार्षिक आय अगर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे भाई, 1100 गुणे 23/100 गुणे 7750 गुणे 12 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा संख्या आएगा। ठीक है, 22 92 1800 आ जाएगा। ठीक है, 1800 22 92 मतलब 2 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2,29,21,800। ठीक है, इतना आएगा। अब सॉफ्टवेयर क्षेत्र में देखेंगे तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र का जब करेंगे 1100 गुणे 21/100 गुणे 7050 गुणे 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,95,42,600 आ जाएगा। अब दोनों की आय में अंतर देख लेंगे भैया, तो यहाँ पे अंतर जब देखेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, माइनस करने कितना आएगा, ये आएगा 33,33,79,200 रुपये आ जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपका उत्तर गड़बड़ाएगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर स्टेप बाय स्टेप आप लिख देते हैं ना तो आपको नंबर भी पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 नंबर का ना तो 10 में से 10 मिलेगा, एक नंबर कटेगा नहीं उसमें, इसमें राइटिंग वाइटिंग का सिस्टम नहीं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट पेपर में ना सांख्यिकी वाला जो पोर्शन है वो आपसे ना छूटने पाए, इसकी आपको कोशिश करनी है। ठीक है, ये आपको आपकी ज़रूरत है इस समय की। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना। आज हमें लगता है कि 2 ही प्रश्न करें, क्योंकि ज़्यादा आज नहीं करेंगे, लेकिन कल से ये हम 4 5 प्रश्न एक एक बार एक ही वीडियो में कर दिया करेंगे। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बना दिया करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। PYQ से कर लेंगे तो अच्छा खासा आपका कवर भी हो जाएगा। ठीक है, और चौथा जो सवाल नहीं इसमें लगाए हैं ना उसको हम अलग से कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।